मेरा नाम काव्या है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे जन्म से ही अनाथालय की दीवारों ने पाला पोसा। मेरे माता पिता कौन थे, कहाँ से आए, यह आज तक मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। मेरे लिए मेरा परिवार वही अनाथालय था जहाँ की दूसरी लड़कियाँ मेरी बहनें थीं और हमारी देखभाल करने वाली वार्डन राधिका दीदी हमारी माँ की तरह थी। हमारा अनाथालय एक दयालु सेठ हरिशंकर अग्रवाल ने बनवाया था। वह एक ऐसे इंसान थे जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका दिल इतना बड़ा था कि वह हम सब जैसे अनाथों और बेसहारा लोगों के लिए आशियाना बनाते थे। उनके कई अनाथालय, वृद्धाश्रम और गरीबों के लिए आश्रय स्थल थे। हमें न सिर्फ रहने की जगह दी बल्कि कपड़े, खाना और प्यार भी दिया। हमारे अनाथालय में हर साल एक खास दिन होता था जब सभी बच्चों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाता था। उस दिन हरिशंकर जी अपनी पत्नी के साथ आते थे। वह हमारे लिए ढेर सारे तोहफे, मिठाइयाँ और एक बड़ा सा केक लाते थे। हम सब बच्चे उस दिन को साल का सबसे खूबसूरत दिन मानते थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 12 साल की थी। उस जन्मदिन पर हरिशंकर जी अपने दो बेटों अंश और आरव को साथ लाए थे। उनके बेटों को देखकर हम सब हैरान रह गए क्योंकि हमें कभी नहीं पता था कि उनके भी बच्चे हैं। दोनों भाई इतने सरल और मिलनसार थे कि कुछ ही पलों में वे हमारे बीच ऐसे घुल मिल गए मानो हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। उन्होंने हमारे साथ खूब खेला, हमें हंसाया और ढेर सारी कहानियां सुनाई। उस दिन अनाथालय की हर लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि वे इतने बड़े घराने से हैं। मैं अनाथालय में खुश थी। हाँ, कभी कभी मन में एक टीस उठती थी कि काश मुझे अपने माता पिता के बारे में कुछ पता होता, लेकिन यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मिलना नामुमकिन था। जब भी मैं उदास होती, अपनी सबसे प्यारी दोस्त माया के गले लगकर जी भरकर रो लेती। मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई अपना था तो वह माया और राधिका दीदी थी। हमारी जिंदगी एक साधारण ढर्रे पर चल रही थी। सुबह पढ़ाई में, दिन में अनाथालय के छोटे मोटे काम, शाम को खेल कूद और फिर रात को खाना खाकर सो जाना। लेकिन एक रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन दिनों हमारी परीक्षाएं चल रही थी। मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी। मुझे रात की शांति में पढ़ना ज़्यादा पसंद था क्योंकि तब कोई शोर नहीं होता। एक रात मैं देर तक पढ़ते पढ़ते थक गई थी। घड़ी में रात के 1 बजे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर छत पर जाकर ताज़ी हवा ले लूं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मैं चुपचाप खड़ी होकर उसका मज़ा ले रही थी। तभी मुझे अनाथालय के गेट की तरफ से एक गाड़ी की रोशनी दिखी। इतनी रात को गाड़ी, मेरे मन में सवाल उठा। अंधेरा इतना था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बस इतना समझ आया कि गाड़ी रुकी, उसकी लाइट बंद हुई और 2 लोग बाहर निकले। वे तेजी से अनाथालय के अंदर गए। मैं जिज्ञासा से भरकर वहीं खड़ी रही, यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि वे 2 लोग एक लड़की को पकड़कर बाहर ला रहे थे। लड़की छटपटा रही थी लेकिन उसका मुंह किसी कपड़े से बंधा हुआ था जिससे सिर्फ हल्की हल्की हम की आवाज़ आ रही थी। वे उसे जबरदस्ती गाड़ी की तरफ खींच रहे थे। मैं डर के मारे सांस रोककर दीवार के पीछे छिप गई। तभी मेरी नज़र राधिका दीदी पर पड़ी। वह उन लोगों से कुछ बात कर रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी जैसे कोई उन्हें देख ना ले। गाड़ी जल्दी ही वहां से चली गई और राधिका दीदी अंदर लौट आई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौटी और बिस्तर पर लेट गई। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह सब क्या था? वे लोग कौन थे? उस लड़की को कहाँ ले गए? और राधिका दीदी का इसमें क्या रोल था? मैं रात भर करवटें बदलती रही लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठी तो रात का वह दृश्य मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। स्कूल में जब हम सब लड़कियां इकट्ठा हुई तो मैं हर चेहरे को गौर से देखने लगी, यह जानने की कोशिश में कि वह लड़की कौन थी। लेकिन कोई भी लड़की गायब नहीं दिखी, सब वहीं थी। फिर वह लड़की कहाँ गई थी और क्यों? समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर साल। इस दौरान मैंने कई बार ऐसी रातें देखी जब देर रात गाड़ी आती, 2 लोग किसी लड़की को ले जाते और राधिका दीदी उनके साथ होती। मैं
अब 14 साल की हो चुकी थी। इतनी समझ आ गई थी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सबके सामने नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे मन का डर और जिज्ञासा बढ़ता जा रहा था। एक रात जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो फिर से वही गाड़ी गेट पर दिखी। इस बार मैंने ठान लिया कि मुझे सच जानना ही होगा। मैं दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे अंधेरा था और मैं एक बड़े से लकड़ी के बक्से के पीछे छिप गई, जहां से मुझे सब दिख सकता था, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद राधिका दीदी एक लड़की को लेकर आई। वह लड़की गहरी नींद में थी और बार बार जमाई ले रही थी। उसने दीदी से पूछा, इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? राधिका दीदी ने जवाब दिया, बस थोड़ा बाहर चल, मैं तुझे सब बता दूंगी। तभी अचानक दो लोग कमरे से निकले। उन्होंने लड़की का मुंह कपड़े से बांध दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। वह छटपटाने लगी, लेकिन वे उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले गए। राधिका दीदी उनके पीछे पीछे चली गई, चेहरे पर घबराहट लिए। मैं दरवाजे के पास दौड़ी और झाँक कर देखा। उन्होंने लड़की के हाथ बांध दिए थे और उसे गाड़ी में ढकेल दिया। राधिका दीदी उन लोगों से कुछ बात कर रही थी, फिर गाड़ी चली गई और दीदी अंदर लौट आई। मैं जल्दी से बक्से के पीछे छिप गई। जब दीदी अपने कमरे में चली गई तो मैं तेजी से अपने कमरे में भागी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे राधिका दीदी पर शक होने लगा था। क्या वे कोई गलत काम कर रही थी? क्या वे हमारी ही किसी बहन के साथ कुछ बुरा करवा रही थी? मेरे मन में सवालों का सैलाब उठ रहा था और मैं डर के साथ साथ सच जानने के लिए बेचैन थी। अगले दिन अनाथालय का माहौल वही था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं खेल के मैदान में झूले पर बैठी थी जब मेरी नज़र नीलम पर पड़ी। वह अनाथालय की छत पर एक पुरानी कुर्सी पर उदास बैठी थी, सिर दीवार से टिकाए, जैसे दुनिया की सारी उदासी उसी के हिस्से आ गई हो। आज स्कूल में सभी लड़कियां पढ़ने गई थी, पर नीलम नहीं आई थी। दोपहर का समय था और बाकी लड़कियां खेल कूद में मस्त थी। मैं चुपके से सबसे छिपकर छत पर पहुंची। नीलम के पास जाकर मैंने धीरे से पूछा, नीलम, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? वह थोड़ा चौंकी, फिर बोली, बस आज थोड़ा मन नहीं था, शरीर में थकान है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमजोरी थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वह हड़बड़ा गई और बोली, हाँ हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, कल रात तुम कहाँ गई थी? मेरा सवाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही हो काव्या? मैं कहीं नहीं गई। यहाँ से तो मैं निकलती भी नहीं। हमारे पास जाता कौन है इस दुनिया में? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नीलम, मैंने तुम्हें रात को जाते देखा था। सच बताओ, क्या हुआ? वह और भड़क गई, तू पागल हो गई है। अगर तूने ऐसी बातें की तो मैं राधिका दीदी से शिकायत कर दूंगी कि तू मुझे तंग कर रही है। राधिका दीदी का नाम सुनते ही मेरे मन में डर का साया मंडराने लगा। अगर नीलम ने उन्हें बता दिया कि मैंने रात का वह दृश्य देख लिया तो न जाने क्या होगा। मैंने तुरंत बात संभाली, ठीक है, शायद मुझे गलतफहमी हुई, माफ़ कर देना। वह बोली, जा, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी मैंने देखा कि नीलम की आंखों में आंसू छलक आए और वह चुपके से रोने लगी। मेरे मन में शक और गहरा हो गया। कुछ तो गलत था, कुछ ऐसा जो कोई नहीं बता रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। अनाथालय में हर कमरे में 4 लड़कियां साथ रहती थी। मेरी सबसे प्यारी दोस्त माया मेरे साथ ही थी। रात के करीब 1 बजे होंगे जब मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि राधिका दीदी माया को धीरे से उठाकर कहीं ले जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वे माया के साथ भी वही करने वाली थी जो मैंने पहले देखा था? मैं बिस्तर से उठी और उनके पीछे भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। मैं घबरा गई। मैंने खिड़की से झांका तो वही गाड़ी गेट पर खड़ी थी। कुछ ही पलों में मैंने देखा कि 2 लोग माया को पकड़कर गाड़ी की ओर ले जा रहे थे। वह छटपटा रही थी, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। गाड़ी जल्दी ही वहां से चली गई और मैं अपने कमरे में अकेली बेबस रोती रह गई। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं बचा पाई। राधिका दीदी पर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सारी रात मैं बिस्तर पर पड़ी माया के बारे में सोचती रही। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा कि माया अपने बिस्तर पर थी। मैं दौड़कर उसके पास गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसे
तेज बुखार था और उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथों पर खरोच के निशान थे। मैंने उसे पानी पिलाया और दवा दी। उसने धीमी आवाज में कहा, काव्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आज मत उठाओ। मैं चुपके से पूछा, माया, रात को तुम कहाँ गई थी, सच बताओ। वह बोली, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो यही थी। मैंने गुस्से और दुख के साथ कहा, माया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझे रात को जाते देखा था, ये चोटें कैसे आई? वह हड़बड़ा गई और बोली, यह तो मुझे सोते वक्त बिस्तर से लग गई होगी। तुझे गलतफहमी हुई है काव्या। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुझे इतना बुखार, ये निशान, ये सब कैसे? लेकिन माया ने मेरी कोई बात नहीं मानी। उसने सब कुछ गलतफहमी कहकर टाल दिया। उस दिन के बाद माया बहुत चुप चुप रहने लगी। वह मुझसे पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी। मेरे मन में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे अब सच जानना ही था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरी दोस्त के साथ ऐसा हो और मैं चुप रहूं। कुछ दिन बाद फिर वही रात आई। मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत छत पर गई। वे दोनों लोग अनाथालय के अंदर जा चुके थे। मैं दूसरी सीढ़ियों से चुपके से नीचे उतरी और गाड़ी के पास पहुंची। जब मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मैंने गाड़ी की डिक्की खोली और एक चादर ओढ़कर उसमें छिप गई। थोड़ी देर बाद मुझे एक लड़की की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। राधिका दीदी उन लोगों से कह रही थी, सुबह होने से पहले इसे वापस लाना, इसका ख्याल रखना। एक आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, रात का मजा तो रात में ही है। उसकी हंसी मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर उन्होंने उस लड़की को गाड़ी में डाला और गाड़ी चल पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। मैं चुपके से डिक्की में लेटी रही। बाहर तेज संगीत की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत सारे लोग हों। जब मुझे लगा कि वे लोग लड़की को लेकर कहीं चले गए तो मैंने डिक्की से झांका। बाहर एक बड़ा सा मकान था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी, लेकिन सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। मैं डर रही थी, लेकिन माया और दूसरी लड़कियों की खातिर मुझे हिम्मत जुटानी थी। मैं धीरे से डिक्की से निकली और मकान के पास लगे बड़े बड़े गमलों के पीछे छिप गई। तभी अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ बहन की तरह हूँ। लेकिन वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे। एक ने कहा, चुप कर, मजा लेने का समय है, बकवास बंद कर। उसकी चीखें और तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन पर्दों ने सब कुछ ढक रखा था। तभी हवा से पर्दा हिला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे। वह लड़की पूरी तरह बेबस थी और उसे कई लोग घेरे हुए थे। वे राक्षसों की तरह हंस रहे थे और उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं और नहीं देख पाई। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं वहीं गमले के पीछे बैठ गई। मेरा मन डर और गुस्से से भर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वह भयानक मंजर मेरे दिल दिमाग पर छाया रहा। उस लड़की की चीखें, उन आदमियों की गंदी हंसी और उनकी घिनौनी बातें मेरे कानों में गूंजती रही। मैं गमले के पीछे छिपी अपने आंसुओं को दबाए सिसक रही थी। कई घंटों तक वह क्रूर खेल चलता रहा। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण की आहट हुई, एक आदमी ने कहा, चलो इसे वापस अनाथालय छोड़ाते हैं। यह सुनते ही मैंने अपने डर को किनारे किया और तेजी से गाड़ी की डिक्की में लौटकर छिप गई। उस लड़की को गाड़ी में लाकर पटक दिया गया। वह कराह रही थी मानो उसकी सारी ताकत छीन ली गई हो। मैं चुपके से रोती रही, अपने दिल की धड़कनों को थामे। आधे घंटे बाद हम अनाथालय पहुंचे। जैसे ही वे लोग उस लड़की को अंदर ले गए, मैं चुपके से डिक्की से निकली और पिछली सीढ़ियों से अपने कमरे में भागी। बिस्तर पर दुबक कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मन में भगवान से सवाल उठ रहे थे, हम अनाथों का क्या कसूर था? पहले तो हमें माता पिता का प्यार नहीं मिला और अब यह क्रूरता। क्या हमारा कोई रक्षक नहीं? मैं घंटों रोती रही, लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहूंगी। मुझे अनाथालय की लड़कियों को इस दर्द से बचाना होगा। 2 दिन बाद अनाथालय में हम सभी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। हरिशंकर जी अपने बेटे अंश और आरव के साथ आए। चारों तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन मेरा मन भारी था। मैं एक मौके की तलाश में थी। तभी अंश भैया मेरे पास आए और बोले, काव्या तुम इतनी चुप क्यों हो? चलो हमारे साथ चलो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, भैया मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वे थोड़ा चौंके लेकिन बोले,
चलो अंदर बैठो, बात करते हैं। कमरे में पहुंचकर मैंने सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अंश भैया के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्होंने कहा, काव्या, यह बहुत बड़ा आरोप है। राधिका दीदी सालों से यहाँ हैं और पापा का उन पर भरोसा है। बिना सबूत के यह बात पापा नहीं मानेंगे। मैंने कहा, भैया, मैंने सब अपनी आंखों से देखा, मैं खुद सबूत हूँ। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें और पक्के सबूत चाहिए। तुम जो बता रही हो इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। तुम चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे यकीन था कि अंश भैया सब ठीक कर देंगे। अगली रात राधिका दीदी मेरे पास आई और बोली, काव्या, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, कुछ काम है। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ चली गई। वे मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और छोटे मोटे काम करवाती रही। कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा, काव्या, मैं तुम्हें एक खास जगह भेज रही हूँ, किसी से कुछ मत कहना, वरना सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मेरा खून जम गया। मैं समझ गई कि अब मेरी बारी थी। मैंने कहा, दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझे उन लोगों के पास भेज रही हैं जो मेरे साथ पूरा करेंगे। मेरी बात सुनकर राधा दीदी की आंखें भर आई। वे रोते हुए बोली, मुझे माफ कर काव्या, मैं मजबूर हूँ। मेरी बेटी की जान खतरे में है। अगर मैं यह ना करूँ तो वे उसे मार देंगे। मैंने गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी माँ जैसी हैं, फिर भी हमारा यह हाल कर रही हैं। क्या आपकी बेटी की इज्जत की कीमत हमारी इज्जत है? आप जो पाप कर रही हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। मेरी बात सुनकर वे सन्न रह गई। तभी दरवाजे पर वही दो लोग आए और मुझे जबरदस्ती खींचकर ले गए। कुछ देर में मैं उसी भयानक मकान में थी। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। लेकिन वे राक्षस हंस रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने आखिरी उम्मीद में चिल्लाया, अंश भैया, मुझे बचा लो। तभी एक आवाज़ आई, काव्या, मैं आ गया। मैंने देखा अंश भैया वहाँ खड़े थे। मैं खुशी से दौड़कर उनके पास गई, लेकिन तभी उन्होंने मुझे वैसे ही पकड़ा जैसे वे राक्षस पकड़ रहे थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, भैया, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरे बाल खींचे और बोले, वही जो तेरा हक है। तुझे क्या लगा तू सब जान गई? यह सब मैं ही करवा रहा हूँ। तभी मैंने देखा आरब भी वहाँ था। दोनों भाई इस गंदे खेल में शामिल थे। मेरी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई। मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। वे मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं बस आंखें बंद किए आंसू बहाती रही और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो मुझे बचा ले। अचानक बाहर से गोली की आवाज़ आई। वह हंसी और शोर सन्नाटे में बदल गया। कुछ ही पलों में पुलिस वाले अंदर घुसे। उनके पीछे हरिशंकर जी थे और साथ में राधिका दीदी। दीदी ने मुझे तुरंत चादर से ढका और मुझे गले लगाकर रोने लगी। वे बार बार माफ़ी मांग रही थी। हरिशंकर जी ने अंश और आरब को थप्पड़ मारे और पुलिस से कहा, इन दरिंदों को ले जाओ और कड़ी सजा दो। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। काव्या, मुझे नहीं पता था कि मेरे अपने बेटे यह सब कर रहे हैं। मैं समाज सेवा करता था, लेकिन मेरे घर में ही राक्षस पल रहे थे। अगर आज राधिका ने मुझे फ़ोन ना किया होता तो यह गंदा खेल ना जाने कब तक चलता। राधिका दीदी ने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी काव्या, मुझे मेरी बेटी की जान की धमकी दी गई थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने हरिशंकर जी को सब बता दिया। हरिशंकर जी ने कहा, राधिका, तुमने भी गलती की। यह हिम्मत तुम्हें पहले दिखानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें सजा से बचा लिया, लेकिन अनाथालय की लड़कियों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? राधिका दीदी ने बताया। वे लड़कियों के गलत वीडियो बनाकर उन्हें धमकाते थे कि अगर कुछ बोला तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम अनाथालय लौट आए। वह रात मेरे लिए एक सदमा थी जिससे मैं लंबे समय तक उबर न पाई, लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनूंगी। मैं ऐसी हर लड़की की रक्षा करूंगी जिसका कोई नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई और अनाथ इस दर्द से गुजरे। इस तरह मेरी कहानी ने मुझे एक नया मकसद दिया। मैं अब सिर्फ एक अनाथ नहीं थी, मैं एक उम्मीद थी जो दूसरों के लिए लड़ना चाहती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।